फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप सबके लिए लाए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। 14 सेट हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा। हम बीएसएससी का जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है उसी का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें हम जीके जीएस का पूरा डिस्कशन देंगे आप लोग को। तो चलिए वीडियो में बनल रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो में जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आने वाला सेट में आपको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला किया था। बताइए कहाँ किया था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में इन दोनों ने उस पर हमला किया था। कब किया था? तो 1908 ईस्वी में इन दोनों ने उस पर हमला किया था, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी और प्रफुल्ल चक्की जो थे वो अपने गोली मारकर हत्या कर लिए थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? बताइए कौन बने थे। और करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। बताइए किसने किया था सती प्रथा को अवैध घोषित। और करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 ईस्वी में इसका अंत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद स्वराज के लेखक थे। बताइए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा एम.के. गांधी, जो कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे। इन्होंने यह पुस्तक कब लिखा था? तो 1909 ईस्वी में इन्होंने यह पुस्तक लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय झंडा उत्तोलन करने वाले सर्वप्रथम भारतीय कौन थे? बताइए कौन थे। का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम कामा थे, जो कि सर्वप्रथम झंडा का उत्तोलन किया था। कब किया था? तो 1907 ईस्वी में इन्होंने झंडा का सबसे पहले उत्तोलन किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोपला आंदोलन हुआ था। बताइए कहाँ हुआ था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आंदोलन केरल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के नायकों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई हुई थी। बताइए कहाँ हुआ था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसकी सुनवाई हुई थी। दिल्ली के लाल किला में यह मुकदमा का सुनवाई हुई था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बताइए कौन थे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने प्रमुख भूमिका निभाया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में यह समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। बताइए कहाँ हुआ था। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो गया था। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसी में युद्ध कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी मृत्यु हुआ था, जो कि 17 जून 1958 ईस्वी को, 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्वालियर की लड़ाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है? बताइए किस त्योहार को। का करेक्ट आंसर हो जाएगा चैरोबा त्योहार को मणिपुर नववर्ष के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह त्योहार अप्रैल में मनाया जाता है। यह त्योहार कब मनाया जाता है? तो अप्रैल में मनाया जाता है, 1 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। बताइए किसने दिया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह द्वारा यह नारा दिया गया था। भगत सिंह जब केंद्रीय असेंबली पर बम फेंक रहे थे तो उसी समय इन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह असेंबली पर बम कब फेंके थे? तो 1929 ईस्वी में इन्होंने असेंबली पर बम फेंके थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
दिल्ली चलो का नारा महत्वपूर्ण आह्वान दिया गया, बताइए किसने दिया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए कौन थे? का करेक्ट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उस समय। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना में घोषणा किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में इसका घोषणा किया गया है। और वित्तीय आपात का अनुच्छेद कितना में घोषणा किया गया है? तो वित्तीय आपात का 360 में घोषणा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड राज्य में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था, बताइए कब किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव ग्रहण किया गया था। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? बताइए कौन नहीं है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंडा समुदाय है, जो कि आदिवासी नहीं है, यह जनजाति समुदाय। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 ईस्वी में मुंडा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? बताइए भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? और करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? तो 1951 ईस्वी में इन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। भूदान आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कब शामिल हुए थे? तो 1953 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण भूदान आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बताइए कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। वहीं बात करें 1925 की, तो काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ था। 1928 की बात करें तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1930 में तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में। दिल्ली के पहले भारत की राजधानी थी, बताइए दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? का करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता में था। स्थानांतरण कब किया गया था? तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1952 का वार्षिक भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए क्यों महत्वपूर्ण है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? बताइए कौन करता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। इसका वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है? तो अनुच्छेद 320 में इसका वर्णन किया गया है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य में यह प्रोजेक्ट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या है, बताइए कितना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची अभी वर्तमान में है। पहले कितना था? तो पहले 8 अनुसूची था, लेकिन 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 में जो कि जोड़ा गया था 9वां को, 10वां को जोड़ा गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11 और 12 को जो कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में 11 और 12 को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अनुसूचियां अभी वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमृता अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? बताइए किसके लिए दिया जाता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्यजीव संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए सार्क की स्थापना कब हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना हुआ था। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में 8 सदस्य देश शामिल हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्षण है। बताइए किसका लक्षण है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार का यह महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? बताइए कौन सा है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्ताकोट्टम झील है जो कि केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन सा संसद पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है? बताइए कौन सा संविधान संशोधन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में यह संशोधन हुआ था, जिसमें दल बदल जो कि 10वीं अनुसूची शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंडली द मदर ऑफ यूनिवर्स पुस्तक किसने लिखी है, जिसमें ललिता सहस्त्र नाम के अंग्रेजी अनुवाद शामिल है? बताइए किसने लिखा है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषि सिंह घेरवाला ने यह पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दमन और दीव कौन अलग करता है? बताइए दमन और दीव को कौन अलग करता है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा खंभात की खाड़ी दमन और दीव को अलग करता है। दमन और दीव कहाँ स्थित है? तो यह अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय पात अनुच्छेद 352 इसका होगा। संपत्ति का अधिकार तो अनुच्छेद 300 के क में इसका वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य तो 51 के क में इसका वर्णन किया गया है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवन का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जलवायु है, बताइए भारत की जलवायु कैसी है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु है भारत की। ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंध्या पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? बताइए विंध्या पर्वत पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वतों का यह उदाहरण है। और कौन कौन सी पर्वत है जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो अरावली है जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, और सतपुड़ा है जो कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृत्रिम झील गोविंद सागर है, बताइए कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में यह झील स्थित है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध के निर्माण के फलस्वरूप गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है? बताइए कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल है जो कि उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार है, बताइए क्या है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार कहाँ है? तो यह रांची में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे अधिक खारा है? बताइए कौन सा झील का सबसे अधिक खारा पानी है? और करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील का सबसे अधिक खारा पानी है। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो यह राजस्थान में यह झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? तो यह उड़ीसा में यह झील स्थित है। वहीं डल झील और बुलर झील कहाँ है? तो यह जम्मू एंड कश्मीर में यह झील स्थित है। बुलर झील और डल झील जो कि मीठे पानी का झील है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांभर झील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सागर में भारतीय सार्वभौमित्व डैश समुद्र मील तक है? बताइए कितना मील तक है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मील तक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? बताइए कौन कौन सी नदियां हैं जो कि बिहार में गंगा से मिलती है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, सोन नदी मिलती है, पुनपुन नदी मिलती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक भूखंड का भाग था जो कहलाता था। बताइए क्या कहलाता था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा गोंडवाना भूमि उसको कहते थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी भारत की तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने का कारण है। बताइए क्या है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ नदियों का जल फैल जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइए किस खेल से संबंधित है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख ले। राउफ और हिकता डांस के नृत्य के रूप में है। तो मणिपुर में कौन सा नृत्य है? तो राखाल है जो कि मणिपुर में नृत्य है। जम्मू कश्मीर का है जो कि राउफ और हिकता है जो कि जम्मू कश्मीर का। ओडिशा में ओडिसी नृत्य और सिक्किम में तो सिक्किम में है जो कि तासी यांकुब नृत्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेफा पुराना नाम है। बताइए किस राज्य का नाम है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। सबसे पहले जब असम से अलग हुआ था अरुणाचल प्रदेश तो वह नेफा के नाम से 1972 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश में बना था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 ईस्वी में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन बीच के पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस में भारतीय मानक समय माना जाता है? बताइए कितना डिग्री? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.82 डिग्री है जो कि पूर्वी देशांतर मानक समय माना जाता है। यह भारत में कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी के पास से होकर यह भारत में गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघ राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? बताइए। तो भाग 8 का संबंध है जो कि केंद्र प्रदेश से संबंधित है। भाग 9 का पंचायतों से संबंधित है। भाग 11 है जो कि संबंधित है राज्य और केंद्र दोनों के बीच। भाग 7 का संबंध है राज्यों से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु मृत्यु दर किस वर्ष विशेष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु डैश की आयु से पहले हो जाती है? कितने वर्ष की आयु से पहले हो जाती है उसको कहते हैं? तो 1 साल से जो पहले मृत्यु हो जाता है उसी को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडवानी डांस का सबसे प्रसिद्ध लोक गीत नाटक है। बताइए किस राज्य का है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का यह लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि है, बताइए कौन है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑब्टू थायराइड ग्रंथि है, जो कि दीर्घतम स्रावी ग्रंथि है। इसकी कमी से घेंघा रोग नामक रोग होता है। इसका उपाय कौन है, तो आयोडीन युक्त नमक आपको खाइएगा तो इसका बीमारी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेडियम प्राप्त होता है, बताइए रेडियम किससे प्राप्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह पीच ब्लड से प्राप्त किया जाता है। रेडियम की खोज कब हुआ था, तो 1903 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अस्थायी तत्व है, बताइए कौन है जो कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है, जो कि अस्थायी तत्व है। भूप्रपटि पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है निम्नलिखित का मिलान करें, तो न्यूक्लियस हो जाएगा डीएनए संश्लेषण। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन हो जाएगा। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, तो प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइबोसोम है जो कि प्रोटीन हो जाएगा। तो पहला का 4, उसके बाद हो जाएगा दूसरा का 3, और तीसरा का हो जाएगा 2, और चौथा का 1। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में घुलते समय कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है, बताइए क्या उत्पन्न करती है जल में घुलते समय। करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्बल अम्ल का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिरका डैश का व्यापारिक नाम है, किसका व्यापारिक नाम है, तो एसिटिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। सिरका में एसिटिक अम्ल कितना रहता है, तो 6 से 7% सिरका में एसिटिक अम्ल रहता है, बाकी जल रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जो संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न तापमान से यह विज्ञान संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसर के नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस अवस्था को जाना जाता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचम अवस्था को जाना जाता है। पहला अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो पहला अवस्था को ठोस, दूसरा अवस्था को द्रव, और तीसरा अवस्था को गैस, और चौथा अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रतिस्थापित किया गया था, बताइए किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेंगवानसन द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा, किसके समान से चलेगा। का करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समान त्वरण से यह चलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वो यह गुजरती है, बताइए किससे गुजरेगी तो न्यूनतम होगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब प्रकाश खान से होकर गुजरेगा तो इसका गति न्यूनतम हो जाएगा। प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है, बताइए किसके कारण उठता है। को करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी कत्व क्रिया के कारण यह तेल बत्ती से ऊपर उठता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मोटरसाइकिल के परिदृश्य के लिए कौन सा दर्पण का व्यवहार होता है, बताइए कौन सा दर्पण। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तड़ित चालक निर्मित होता है, बताइए किससे निर्मित होता है। और करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा से निर्मित होता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पदार्थ का लघुतम अंश है, बताइए कौन है। वह करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्क है, जो कि पदार्थ का लघुतम अंश है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्वेश्चन है, निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिकी अनुकूलन ईंधन है, बताइए कौन है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित करना है। तो विटामिन सी अस्कर्बिक, विटामिन डी तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस, विटामिन बी तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन ए तो रतौंधी। तो पहला का 2, दूसरा का 3 और तीसरा का 1 और चौथा का 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग डैश व्यथित के निदान के लिए होता है। ईईजी का किसके लिए प्रयोग करते हैं। का करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क के लिए। किसके लिए। तो मस्तिष्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ईईजी का। और सी कर देगा तो हृदय के लिए, ईसीजी बोलेगा, ईसीजी तो वह हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक है, बताइए किसने किया था। का करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी बेवरले ने रेडियो सक्रियता का आविष्कार किया था। कब किया था। तो 1896 ईस्वी में इन्होंने आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैद्युतिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह क्या होता है। तो ताप तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, इसीलिए अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल में सामान्य लवण के घोल में होता है, बताइए क्या होता है। का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है, HCl CH3COO से अधिक शक्तिशाली अम्ल है क्योंकि, बताइए क्यों। तो क्योंकि इसमें यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह बिहार SSC का सेट नंबर 15 था। आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि उससे हम